Hello students, welcome again our free tutorial YouTube channel. This is निशा पवार. हम लोग यहाँ पे अकाउंटिंग के बारे में स्टडी कर रहे हैं. अकाउंटिंग का हमने अभी तक थ्योरी पोर्शन कवर कर लिया है और लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट कराया था जिसमें हमने अकाउंटिंग इक्वेशंस बनानी सीखी थी. अकाउंटिंग इक्वेशंस क्या होती हैं, उसका क्या मीनिंग होता है और उसे हम कैसे मेंटेन करते हैं, उसको हमने एक एग्जांपल से समझा था. उनसे जो रिलेटेड जो टॉपिक हैं उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. आज हम अकाउंटिंग इक्वेशंस में जो आपका पेंडिंग पार्ट बचा है उसके बारे में स्टडी करेंगे. तो इसमें सबसे पहले आपकी एडजस्टमेंट ट्रांजैक्शंस आती हैं कि वो कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं जिनका हमें एडजस्टमेंट करना होता है. तो इसमें फर्स्ट आपकी ट्रांजैक्शन है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. तो स्टूडेंट जब हमने अकाउंटिंग की बेसिक टर्म्स की थी तो वहाँ पे मैंने इन सभी टर्म्स का मीनिंग आपको अच्छे से समझाया था. आई होप आप सबको याद होगा. तो फर्स्ट आपका है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो आपके करंट ईयर से ही रिलेटेड होते हैं बट आपने अभी तक पे नहीं किए हैं. मतलब आपके ड्यू हो गए हैं लेकिन आपने अभी तक पे नहीं किए. तो अगर ऐसी कोई ट्रांजैक्शन आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के टाइम पे अगर दी हुई है तो उसे हम कैसे एडजस्ट करेंगे? इसको हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट फ्रॉम कैपिटल. हम अपनी कैपिटल में से इसको माइनस कर देंगे. साथ ही एक अलग से कॉलम बनाएंगे, मेक न्यू कॉलम ऑन लायबिलिटी साइड. लायबिलिटी साइड में हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से ही एक अलग से कॉलम बनाएंगे बिकॉज ये हमारी लायबिलिटी है. हमें पे कर देना चाहिए था करंट ईयर में ही लेकिन अभी तक भी हमने इसको पे नहीं किया है. इसके बाद सेकेंड हमारा पॉइंट है प्रीपेड एक्सपेंसेस. प्रीपेड एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? जो हमारे करंट ईयर से रिलेटेड नहीं होते, वो हमारे आगे आने वाले नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होते हैं लेकिन हमने उनको पेमेंट अभी ही कर दी है, अभी हमने एडवांस में ही उनको पे कर दिया. तो इसका हम कैसे ट्रीट करेंगे? डिडक्ट फ्रॉम कैश. इसे हम सबसे पहले हमारे कैश में से माइनस कर देंगे और फिर एक अलग से कॉलम बनाएंगे एसेट साइड में प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से. ठीक है. उसके बाद थर्ड हमारा इसमें आइटम है एक्रूड इनकम. तो एक्रूड इनकम वो होती है जो हमारी करंट ईयर से रिलेटेड ही होती है लेकिन अभी तक भी हमें मिली नहीं है. हमने काम कर दिया लेकिन अभी तक भी वो इनकम हमें रिसीव नहीं हुई है. इसके लिए हम क्या करेंगे? इसको हम कैपिटल में ऐड करेंगे और अलग से कॉलम बनाएंगे एसेट साइड में क्योंकि ये हमारी एसेट है, हमारी इनकम है, आज नहीं तो कल हमें रिसीव हो जाएगी. इसीलिए हम इसको अपनी एसेट साइड में शो करेंगे और प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी हम एसेट साइड में शो करेंगे क्योंकि ये हमने पे कर दिया है. अब हमें फिर से पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको. ठीक है. उसके बाद फोर्थ इसमें हमारा पॉइंट है अनअर्नड इनकम या फिर आप इसको बोल सकते हो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. कि जो इनकम आपको एडवांस में रिसीव हो गई है, आपने काम नहीं किया अभी तक भी लेकिन आपको रिसीव एडवांस में हो गई है, इसका हम क्या करते हैं? इसे हम अपने कैश में ऐड करेंगे क्योंकि ये हमें रिसीव हो गई है और साथ ही एक अलग से कॉलम बना के लायबिलिटी साइड में अनअर्नड इनकम के नाम से इसको डालेंगे. लायबिलिटी में क्यों डालेंगे? बिकॉज हमने काम नहीं किया है, हमें एडवांस में रिसीव हो गई है. तो जो काम हमें करना है वो हमारा अभी तक पेंडिंग है, वो हमारे लिए क्या है? हमारी लायबिलिटी है. ठीक है. तो इन सारे ट्रांजैक्शंस को हमें कैसे ट्रीट करना है इसके लिए अभी एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम लोग जिससे हमें ये और अच्छे समझ में आ जाएगा. Now student, here the example. Anil had the following transactions: commenced business with cash rupees 50,000, second purchase goods for cash rupees 20,000 and 30,000, and the third is sold goods for cash rupees 40,000 costing rupees 30,000, and the fourth is rent paid rupees 500, salaries rupees 5,000, and the fifth is rent outstanding rupees 10, rupees 100, and the salary outstanding rupees 1,000. Sixth point is cash withdrawn from personal use, and the seventh point is interest on drawing charge rupees 500 and interest on capital rupees 1,000. तो ये सारी आपकी ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं. तो अभी हम इनके अकाउंटिंग इक्वेशन मेंटेन करते हैं. तो अकाउंटिंग इक्वेशन का हमारा फॉर्मेट इस तरीके से होता है. फर्स्ट कॉलम हमारा सीरियल नंबर का होता है जिसमें हम अपना डेट में भी मेंशन कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम ट्रांजैक्शंस लिखते हैं. एसेट साइड इक्वल आपकी होनी चाहिए लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल के. ठीक है. तो सबसे फर्स्ट हमारा ट्रांजैक्शन था कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, कि बिज़नेस स्टार्ट किया है कैश में. तो यहाँ पे डेट आपको नहीं दी हुई है तो हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड करके ही डाल देंगे. ठीक है. हम अपना यहाँ पे लिखेंगे कि क्या ट्रांजैक्शन है आपका. कमेंस्ड बिजनेस विद कैश. जब आप कैश में बिजनेस स्टार्ट करते हो तो क्या होता है? एक तो आपके बिजनेस में कैश आएगा, साथ ही आपकी
कैपिटल भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो कितने का हमने स्टार्ट किया है, 50,000 रुपीज़ से हमने स्टार्ट किया है, और यहाँ पे कैपिटल भी आपकी कितने की हो गई, 50,000 की हो गई। ठीक है, उसके बाद हमारी न्यू इक्वेशन यहाँ पे बनकर आ जाएगी। 50,000 का तो हमारे पास कैश हो गया, जो कि हमारा इक्वल है 50,000 की कैपिटल के। ठीक है, हमें साथ के साथ टोटल करते चलना है। उसके बाद सेकंड इसमें हमारा ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट। आपने कैश में भी परचेज़ किया है और क्रेडिट में भी परचेज़ किया है, तो हम यहाँ डाल देंगे परचेज्ड गुड्स। जितना आपने कैश में परचेज़ किया वो हम कैश में से लेस कर देंगे। तो हमने 20,000 कैश में परचेज़ किया है, ठीक है, और 30,000 का हमने क्रेडिट किया है, तो उससे क्या हो जाएंगे, हमारे क्रेडिटर इंक्रीज़ हो जाएंगे। कितने के, 30,000 रुपीज़ के। ठीक है, और स्टॉक हमारे पास आएगा, स्टॉक हमारे पास कितना आएगा, कैश में भी आया और क्रेडिट में भी आया। तो 20 का तो हमने कैश में लिया, 30 का हमने क्रेडिट में लिया, तो स्टॉक हमारे पास आ गया टोटल 50,000 का। बस हो गया इसका ट्रीटमेंट। इसके बाद हमारी न्यू इक्वेशन हम लोग बनाएंगे। तो ये हमारी हो जाएगी 30,000 का हमारे पास कैश है, 50,000 के हमारे पास स्टॉक हैं, और इक्वल जो है वो है क्रेडिटर्स 30,000 के, और प्लस में 50,000 की हमारे पास क्या है, कैपिटल है। यहाँ का टोटल भी आपका 80,000 है और यहाँ का टोटल भी आपका 80,000 है। इसके बाद थर्ड हमारी ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹40,000 कोस्टिंग 30,000। 30,000 की आपकी गुड्स थी, उसको आपने 40,000 में बेच दिया, मतलब आपको 10,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो हम यहाँ पे डाल देंगे सोल्ड गुड्स। तो देखो कैश में आपने सेल किया है, तो उसे क्या होगा, आपके पास कैश आ जाएगा 40,000 का, और स्टॉक में से आप माइनस कर दोगे, आपका 30,000 का जो स्टॉक है वो चला गया है। ठीक है, उसके बाद क्रेडिटर में आपका कोई चेंज नहीं आएगा। क्रेडिटर में हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आपका कुछ भी अमाउंट नहीं आएगा, सिर्फ ज़ीरो अमाउंट आएगा। ठीक है, और साथ में कैपिटल में आप ऐड कर दोगे 10,000 का अपना प्रॉफिट। ठीक है, अब हमारी जो न्यू इक्वेशन है वो बन के आई, 70,000 का आपका कैश हो गया, प्लस में 20,000 का आपका स्टॉक बचा हुआ है, इक्वल 30,000 के आपके क्रेडिटर बचे, और 60,000 की टोटल आपकी क्या हो गई, कैपिटल हो गई। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ का टोटल करके देखोगे आप, तो 70 + 20 90,000 बनेगा, और 30 + 60 ये भी 90,000, तो ये आपका इक्वल चल रहा है। इसके बाद हमारा फोर्थ इसमें ट्रांजैक्शन है रेंट पेड एंड सैलरी पेड। हमने सैलरी पे किया और रेंट पे किया है। ठीक है, तो पहले हम लोग रेंट डाल देते हैं, रेंट पेड। तो रेंट क्या है, आपका एक्सपेंसेस है। ठीक है, तो एक्सपेंसेस के लिए क्या करेंगे, कैश में से जाएगा। कितना आपने पे किया है, आपने रेंट पे किया है 500 रुपीज़, तो ये हम कैश में से लेस कर देंगे। स्टॉक पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्रेडिटर पे नहीं, नो चेंज। कैपिटल में से एक्सपेंसेस है तो हम लेस कर देते हैं, और अगर आपकी इनकम होती है तो कैपिटल में ऐड कर देते हैं। तो ये क्या करेंगे हम, 500 रुपीज़ आपके एक्सपेंसेस हैं, तो हम अपनी कैपिटल में से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, अब हमारी जो न्यू इक्वेशन है वो बन के आएगी, 70,000 में से 500 हम लोग लेस कर देंगे, तो आपका बचेगा 64,500, प्लस स्टॉक हमारे पास एज इट इज़ है, और क्रेडिटर हमारे एज इट इज़ 30,000 के हैं। 60,000 में से आप 500 लेस कर दोगे, तो ये आपका बच जाएगा 54,500। दोनों साइड का टोटल करो, यहाँ का आपका 84,500 बन रहा है, और यहाँ पे भी आपका 84,500 ही बन रहा है। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ नहीं है, इसी में हमारी ट्रांजैक्शन थी सैलरी पे, तो हम सैलरी का भी यहाँ डाल देंगे। सैलरी आपने पे की है कितने की, 5,000 की, तो 5,000 सैलरी पे की, तो 5,000 लेस कर देंगे हम लोग। यहाँ पे स्टॉक में चेंज आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। क्रेडिटर में चेंज, नो चेंज। सैलरी, यहाँ से भी सैलरी आप लेस कर दोगे 5,000 रुपीज़। अब हमारी न्यू इक्वेशन यहाँ बन के आ जाएगी, 4,500 में से आप 5,000 लेस कर दोगे, तो ये आपका बनेगा यहाँ पे, ये यहाँ पे आपका 69,500 है। 70,000 में से 500 लेस किया तो 69,500 बचता है। 69,500 में से लेस करेंगे 5,000, तो ये आपका बनेगा यहाँ पे 64,500। ठीक है, प्लस स्टॉक आपका 20,000 का ही रहेगा। इक्वल क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं आएंगे, आपके 30,000 के ही रहेंगे, और यहाँ पे 59,500 में से 5,000 लेस कर दोगे, तो आपका जो कैपिटल है वो बच जाएगी 54,500 रुपीज़ की। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इसमें हमारा ट्रांजैक्शन जो है फिफ्थ, वो है रेंट आउटस्टैंडिंग एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग। आपकी सैलरी आउटस्टैंडिंग है और आपका रेंट भी आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, तो इनको हम ट्रीट करेंगे
अभी मैंने आपको बताया था कि जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होती है उसमें हम क्या करते हैं, हम उसको कैपिटल में से लेस कर देते हैं और लायबिलिटी साइड में एक अलग से कॉलम बना के उसको शो करते हैं। जैसे कि अगर आपका सैलरी आउटस्टैंडिंग है, रेंट आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से हम अलग से कॉलम बना देंगे और फिर उसको लायबिलिटी साइड में डाल देंगे। ठीक है, तो सैलरी और रेंट का आपका टोटल अमाउंट बन रहा है, रेंट आपका है 100 रुपीज़ का और सैलरी आपकी है 1000 रुपीज़ की। तो उसका यहाँ कैश स्टॉक पे तो कोई चेंज आना ही नहीं है। ठीक है, हमें लायबिलिटी साइड में हम यहाँ पे प्लस करके दिखा देंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कि आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं और वो क्या हो जाएंगे, आपके ऐड होंगे यहाँ पे। तो 100 रुपीज़ की आपकी जो है रेंट है और 500 रुपीज़ का आपका सैलरी दी हुई है, तो ये दोनों हम ऐड कर देंगे यहाँ पे अपने आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी साइड में, और साथ ही कैपिटल में से इन दोनों को लेस कर देंगे। तो 100 रुपीज़ यहाँ से लेस किए और 500 रुपीज़ यहाँ से हमने लेस किए। ठीक है, तो अब जो हमारी न्यू इक्वेशन है जो बनकर आई है वो आपकी हो जाएगी, कैश में आपका कोई चेंज नहीं हुआ है, स्टॉक में आपका कोई चेंज नहीं हुआ है, 20,000 एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पे ये आपका हो गया 30,600 और 54,500 में से पहले 100 लेस किया तो 54,400 बचा, फिर उसमें से फिर से हमने 500 लेस किया, तो ये आपका बचता है यहाँ पे 43,900, सॉरी 53,900। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा ट्रांजैक्शन है कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। तो देखो, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़, अगर कोई प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज़ के लिए कैश निकालता है तो वो हमारे लिए क्या होती है, ड्राइंग होती है। ठीक है, और ड्राइंग को हम एज अ एक्सपेंसेस ट्रीट करते हैं। तो एक्सपेंसेस है तो कैश में से माइनस होगा, साथ ही आपके कैपिटल में से भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ट्रांजैक्शन लिखेंगे कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़। तो क्या करेंगे, कैश में से माइनस कर देंगे और साथ ही अपनी कैपिटल में से भी हम लोग इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारी जो न्यू इक्वेशन है वो बन के यहाँ पे आ जाएगी 54,500 का कैश बच गया हमारे पास, प्लस में 20,000 का स्टॉक बच गया और 30,600 के हमारे पास क्रेडिटर हैं एंड 63,900 का हमारे पास क्या है, कैपिटल है। ठीक है, इसके बाद जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो है इसमें नेक्स्ट पॉइंट, उसमें क्या करते हैं हम लोग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे लिए क्या होती है, इनकम होती है, इनकम, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है। तो उसको भी आप एज अ एक्सपेंसेस और एज अ इनकम ट्रीट करोगे। एक्सपेंसेस के लिए क्या करोगे, कैश में से माइनस करोगे और कैपिटल में से भी माइनस, और अगर इनकम है तो इसका उल्टा हो जाएगा, कैश में ऐड हो जाएगा और साथ ही आपकी कैपिटल में भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें ट्रीट करना होता है। एंड इसके बाद आपके कुछ फॉर्मूले बचे हुए हैं इसमें, जो अकाउंटिंग इक्वेशंस में हम लोग अपना प्रॉफिट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर आपको ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल ये सब निकालनी हो तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इन सब फॉर्मूलेज़ के बारे में हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। आज हम यहाँ पे ही अपनी वीडियो को स्टॉप करते हैं। अगर आपको आज वाले किसी भी टॉपिक में जो हमने अभी एडजस्टमेंट्स की हैं इनमें अगर कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।